अरे 12th क्लास स्टूडेंट्स, पेपर आ गया बोर्ड का और आपको चाहिए एक वीडियो जिसके अंदर हम कवर कर सके सारा थ्योरी का कंटेंट, जिससे हमारे 2-3 एमसीक्यू इजीली हो जाए, टाइम भी न लगे और नंबर भी पूरे आ जाए। आओ बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका पार्टनरशिप से, दैट इज आपका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। याद रखना, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इसका सेक्शन है 4, जो कहता है सेक्शन 4 क्या कहता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। बेटा सेक्शन 4 में सबसे पहले आता है टू और मोर पर्संस, फिर सेकंड पॉइंट आता है एग्रीड, दैट इज एग्रीमेंट, थर्ड आता है टू शेयर द प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, फोर्थ आता है कैरिंग ऑन बिजनेस, एंड लास्ट आता है, ये लास्ट लाइन क्या है आपकी, दैट इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है म्यूचुअल एजेंसी। आओ बच्चों, इसको हम अच्छे से कवर करते हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है इससे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला फीचर आएगा, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। बेटा एक बात याद रख लेना, मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम तो 2 सबको पता है, मैक्सिमम की लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी, याद रखना कंपनीज एक्ट में लिखी है। मैक्सिमम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 और मैक्सिमम की लिमिट प्रिस्क्राइब की है कंपनीज एक्ट में, ना कि पार्टनरशिप में। अरे हमारे पार्टनर 70 हो जाए तो आप बताओ सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू किसको होगा? पार्टनरशिप को थोड़ी ना होगा, कंपनी वालों को होगा। कंपनी वाले कहेंगे अरे 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 कंपनी बनाओ, पार्टनरशिप की क्या जरूरत है? तो याद रख लेना मेरी बात ध्यान से, मैक्सिमम की लिमिट पार्टनरशिप में नहीं दी, कंपनीज एक्ट ने दी है। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी है और कंपनीज एक्ट पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है कि आप मैक्सिमम लिमिट कर लो अप टू 100, आप मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करो अप टू 100। मैक्सिमम की पावर किसके पास? कंपनीज एक्ट में लिखी है। कंपनीज एक्ट ने किसको दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला तुम मैक्सिमम कितने कर लो? 100। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए 50 की हुई है, 50 की हुई है, यानी कि अभी 50 है बट आने वाले टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट 70, 80, 90 कर सकती है, 100 तक इजीली कर सकती है पक्का, बट मैक्सिमम 50 है याद रखना। और कंपनीज एक्ट में लिखे। अब ये हो गई बात टू और मोर पर्सन की। अब आता है टू और मोर, तो समझ आ गया आखिरकार पर्सन कौन होना चाहिए पार्टनर्स में? एवरीवन कैन बिकम अ पर्सन, एवरीवन कैन बिकम अ पार्टनर एक्सेप्ट बच्चा, माइनर, पगला, अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। यानी कि 3 पर्सन्स को कैटेगराइज कर रखा है क्या कि वो पार्टनर नहीं बन सकते। कौन कौन? माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अच्छा, ये माइनर के बारे में हम पढ़ते हैं। माइनर पार्टनरशिप बना नहीं सकता। माइनर के अंदर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, क्या मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा जो भी या बेटी जो भी 18 से कम उम्र के हैं वो पार्टनर बन सकते हैं? नहीं। लेकिन हस्बैंड और वाइफ की अगर पहले कोई पार्टनरशिप चल रही है, यानी कि पार्टनरशिप पहले से है, तो बेटा या बेटी एडमिट हो सकते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। यानी कि मैं बता रहा हूं माइनर बना नहीं सकता है, शुरू में नहीं बना सकता, लेकिन माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। यार रख लेना, माइनर कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, कमेंस नहीं कर सकता यार, बट माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द benefits, that is only for profits and not for losses, and that too जब कंसेंट होगी सबकी। अगर यूनानिमस कंसेंट होगी, यूनानिमस मतलब सबकी कंसेंट होगी। अगर ए बी सी 3 पार्टनर है और डी आना चाहता है और सी मना कर रहा है नहीं आने दूंगा, डी माइनर है मैं नहीं आने दूंगा, तो डी कैन नॉट बी एडमिटेड। यानी कि पार्टनर एडमिट होगा कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर से, यूनानिमस होगा। माइनर बना नहीं सकता, बट माइनर कैन बी एडमिटेड इन द रनिंग पार्टनरशिप फर्म, बस ओनली फॉर द प्रॉफिट्स, ओनली फॉर प्रॉफिट्स। अच्छा, अनसाउंड माइंड कौन होता है? इडियट, लुनाटिक या फिर ड्रंकर्ड। इडियट कौन होता है? जो परमानेंट इनकैपेसिटी है जिसकी, जिसको लुनाटिक कभी ठीक होता है, इंटरवल्स में ठीक होता है, इंटरवल्स में खराब होता है,
एंड थर्ड इज ड्रंकर्ड, जब उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन के इफेक्ट्स हैं तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। एक बात जल्दी से बता दो मेरे को, कौन कौन पर्सन पार्टनर नहीं बन सकते? माइनर, अनसाउंड माइंड, और थर्ड आता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई या इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई तो आपस में ये पर्सन क्या नहीं कर सकते? दैट इज एलियन एनिमी। याद रख लेना आप, एलियन एनिमी। एक आएगा एलियन एनिमी, वो पार्टनर्स नहीं बन सकते। या फिर कन्विक्ट, जो जेल की सलाखों के पीछे, आप उसको थोड़ी ना पार्टनर बना लोगे। या फिर कोई बैंकक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तीन पर्सन नहीं बन सकते पार्टनर, माइनर, अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर बच्चा, अनसाउंड माइंड पगला, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में कन्विक्ट, बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट और एलियन एनिमी। अब दूसरा आता है पॉइंट, पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड से वर्ड बना एग्रीमेंट। अरे एग्रीमेंट बना, और एग्रीमेंट के अंदर हमने लिखना है रिटर्न एग्रीमेंट। क्या लिखना है बच्चों? रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए कि ओरल होना चाहिए? बच्चा सोचता है रिटर्न, अरे नहीं 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 बाबा नहीं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बोथ आर एब्सोल्युटली वैलिड। पक्का? या दैट इज आपका पार्टनरशिप में एग्रीमेंट, रिटर्न, ओरल बोथ आर वैलिड, बट प्रेफरेंस किसको दी जानी चाहिए? रिटर्न को। रीजन बीइंग रिटर्न करा लो, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। बट पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कहता कि रिटर्न हो या ओरल हो, बोथ आर एब्सोल्युटली वैलिड। ठीक है? और रिटर्न को आप कहते हो पार्टनरशिप डीड। रिटर्न को क्या कहोगे? रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, जो सेम पेपर पर बनता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपको, दैट इज कैरिंग ऑफ अ बिजनेस। कैरिंग ऑफ अ बिजनेस, इसमें एक बात याद रख लेना, जो ड्राफ्ट बनता है वो किससे बनता है? आपका स्टैम्प एक्ट। जो ड्राफ्ट बनेगा डीड का वो बनेगा स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली। और थर्ड पॉइंट आता है आपका कैरिंग ऑफ अ बिजनेस। इसमें दो पॉइंट बोले हैं, एक तो कैरिंग होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए। कैरिंग का मतलब ये होता है कि दो पर्सन ने मिलकर, ए और बी ने कोई प्रॉपर्टी ले ली और उसको बनाई और फिर बेची। 20 करोड़ का प्लॉट लिया और फिर इंडिपेंडेंट अपनी 5 करोड़ कंस्ट्रक्शन में लगा दिए और उसको 28 करोड़ पे बेच दिया। ये बिजनेस तो है बट ये कैरिंग नहीं है। कैरिंग ये होता है जॉइंट वेंचर, भाई एक प्रॉपर्टी ली और बेची। या फिर आपने स्कूल में कोई काउंटी वाटी करा ली और उसके लिए आपने कुछ कमा लिया, अरे बाबा वो कोई कैरिंग थोड़ी ना है। बिजनेस का कैरिंग कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। या फिर आपने कोई कहा, कोई हमने नगर कीर्तन पर या कोई किसी और मंदिर में, गुरुद्वारे में आपने कोई चैरिटी देने की कोशिश करी, अरे वो बिजनेस थोड़ी ना यार। आपने कहा हम कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करेंगे और फिर स्पेंड करेंगे, दैट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस ये चैरिटेबल, रिलीजियस, मोरल बिजनेस नहीं होंगे। बिजनेस एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए जिसके अंदर कोई प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो दो पॉइंट्स बना है, कैरिंग ऑफ अ बिजनेस, कॉन्टिन्यूटी एंड प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसमें एक क्वेश्चन आता है, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट ले रहा है तो क्या, अगर कोई पर्सन प्रॉफिट ले रहा है तो क्या पार्टनर बनेगा? आंसर इज नो। बच्चों नो, ध्यान से सुन लो, नो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। मतलब प्राइमा फेसी, पहली झलक में पता लग गया कि बंदा पार्टनर है, बट क्या वो कंक्लूसिव एविडेंस है? कोई प्रॉफिट ले रहा है, अगर मैनेजर को प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनर्स के लिए सारी बातें होनी चाहिए। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट खाली हो और बाकी चीजें ना हो, नहीं हो सकती भाई। पक्का? लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए और प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस एज वेल। प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस। फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप आपने पढ़ा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ए बी सी तीन पार्टनर है, खाली ए और बी डिसीजन लेते हैं और सी एक डोरमेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है। क्या सी विल बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ ए एंड बी? यस। हर पार्टनर जो डिसीजन लेगा अदर पार्टनर्स पर एप्लीकेबल होगा और अदर पार्टनर्स विल बी बाउंड, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। पक्का? म्यूचुअल एजेंसी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब इक्वली कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
अगर हमने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड में जो लिख दोगे मान लेंगे, लेकिन अगर डीड नहीं बनाई तो याद रख लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लूंगा, सैलरी नहीं देंगे, प्रॉफिट्स इक्वली होंगे, प्रॉफिट्स इक्वली हो जाएंगे। और एक बात याद रख लेना, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम। अरे इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म ने पार्टनर से ली है ना कि दी है, अगर पार्टनर से लोन लेंगे तो उसको 6% देंगे, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर। तो ये 5 बातें रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो, सैलरी नो, प्रॉफिट्स इक्वली। सिर्फ लोन का याद रख ले, बाकी सब जगह नो 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 बोल दे। लोन का क्या बोलेगा? 6% पर एनम। लोन का क्या बोलेगा? 6% पर एनम। क्या कोई पार्टनर एग्जम्प्ट हो सकता है लॉस में? कोई कहना पार्टनर भी एग्जम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉस? यस। अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दो कि हमने इसको लॉस नहीं देना, अच्छा माइनर तो वैसे भी लेता, एक तो माइनर नहीं लेता, अगर आप पार्टनरशिप डीड में लिख दोगे कि ए को लॉस नहीं बियर करेगा तो नहीं बियर करेगा। अरे यार पार्टनरशिप जो है वो गवर्न करती है आपके रूल से जो आपने बनाया है, जो पार्टनर्स के बीच में बने हुए हैं। वो कोई पार्टनरशिप एक्ट थोड़ी ना बता रहा है, वो तो जैसे आप डिसाइड करोगे वैसे होगा। अगर आप बोलोगे 5:1 रेशियो तो 5:1 है, आप बोलोगे 7:1 है तो 7:1 है, जैसा आप डिसाइड कर लोगे वैसा हो जाएगा। यस, अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ है तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो याद रख लेना डीड में सब कुछ लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोकेशन वगैरह ये सब लिख दोगे आप। ठीक है, अब आता है हमारा, ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट। एक क्वेश्चन मेरे को एक्सपेक्टेड है, एक एमसीक्यू यहीं से आ जाएगा। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। अरे 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 अरे, नाम से पता लग रहा है, फिक्स, ओपनिंग क्लोजिंग फिक्स। लेकिन क्या हमेशा फिक्स? नहीं 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 नहीं, देयर आर टू सर्कमस्टांसेस व्हेन दे आर नॉट फिक्स। पहला, जब हम एडिशनल कैपिटल लगाएंगे या फिर हम ड्राइंग्स करेंगे आउट ऑफ कैपिटल। बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स, एक हम कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं और दूसरा हम प्रॉफिट में से विड्रॉ करते हैं। बच्चों अगर आप कैपिटल में से विड्रॉ करते हो तो आपका आता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में, अगर आप ड्राइंग्स करते हो प्रॉफिट्स की वो तो इसी में से आता है। बेटा आखिरकार आप ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या कहते हो? आपने बिजनेस में 2 करोड़ लगाए, आपने सेल एंड परचेज ऑफ कार का बिजनेस शुरू किया, आपने 20 लाख की कार 22 लाख में बेची। अगर आप 2 लाख विड्रॉ कर रहे हो तो वो प्रॉफिट है, लेकिन आप अगर 2 लाख से ज्यादा कर रहे हो वो आउट ऑफ कैपिटल हो जाएगा 2 लाख के बाद वाला। अगर आपने रेस्टोरेंट खोला, शुरू में 4 करोड़ लगा दिए, अरे रेस्टोरेंट में जो 4 करोड़ लगाए हैं कभी आप कैपिटल में से विड्रॉ करोगे? नहीं करोगे। या मैंने कोचिंग अकेडमी खोली, मैंने जो पैसा लगाया वो विड्रॉ कहाँ होगा? मैं घर में एसी ले जाऊंगा? मैं कहाँ लेके जाऊंगा? कहाँ डेस्क ले जाऊंगा? नहीं लेके जाऊंगा। तो ज्यादातर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट तो हमें विड्रॉ करना ही पड़ता है। तो फिक्स में आपका क्या क्या आता है बताओ? फिक्स के अंदर ओपनिंग और कैपिटल फिक्स, ओपनिंग और क्लोजिंग फिक्स, except two circumstances, that is one is additional capital and number 2 is drawings out of capital। अगर खाली ड्राइंग्स लिखी हो तो कैपिटल में से नहीं होती, वो तो प्रॉफिट में से होती है बाबा। अब फ्लक्चुएटिंग होता है जहां ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम नहीं होती। इसके अंदर 2 अकाउंट्स बनते हैं, फिक्स और करंट, और उसके अंदर सिर्फ एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल। याद रख लेना, जब भी फिक्स होगा करंट, जब भी करंट होगा फिक्स, और सारी एडजस्टमेंट्स हम दिखाएंगे करंट अकाउंट में, ना कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में। पक्का सारी एडजस्टमेंट इसमें बन। एक चीज और याद रख लेना जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इसका जो बैलेंस होता है फिक्स का, वो हमेशा क्रेडिट होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। क्रेडिट होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखना हमेशा बैलेंस इसका। लेकिन क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि जो मैंने लगाया उससे ज्यादा मैं लॉसेस आते ही नहीं है। क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि लॉसेस आते ही नहीं है। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर इसका तो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसका क्रेडिट या पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर खाली ओपनिंग कैपिटल आती है और क्लोजिंग कैपिटल आती है, एडिशनल कैपिटल आती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल आती है। यानी कि लॉसेस अगर होंगे
तो वो आएंगे ही नहीं इधर, तो इसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता और इसका आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इग्नोर मत करना इस पॉइंट को आप। अच्छा, उसके बाद तो बहुत सिंपल है, आप अपने आप बता देना फिक्स की क्रेडिट साइड क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, और आपका इधर दैट इज इधर क्या आता है, डेबिट में क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ, दैट इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, फ्लक्चुएटिंग में तो आपको पता ही है सब कुछ आ जाता है, जो जो भी पार्टनर्स को देना होता है। और अच्छा याद रख लेना, खाली ड्राइंग्स लिखी हो तो वो कहाँ आएंगी आपकी कैप फिक्स में कि करंट में, करंट में। फिक्स में सिर्फ आती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, ये तो हो गया फंडामेंटल की थ्योरी। गुडविल होती है दैट इज अ रेपुटेशन कि ओल्ड पार्टनर्स अगेन आएंगे बिजनेस में, इसको आप क्या कहोगे, गुडविल। गुडविल एक रेपुटेशन है, रेपुटेशन है कि ओल्ड कस्टमर विल अगेन कम बैक टू द कंपनी, और आपकी रिफ्लेक्ट होगा या तो प्रॉफिट्स में या सेल्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहते हैं गुडविल आप तब रिकॉर्ड करोगे जब आप परचेज करोगे। और एक गुडविल दो तरीके की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है आपकी परचेज। अगर आप किसी से बिजनेस खरीदते हो तो उसकी गुडविल भी खरीदते हो, या फिर आप अपना बिजनेस खुद कमेंस करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू इस्टैब्लिश अ गुडविल। जो आपने खुद की मेहनत से आगे बढ़ रहे हो, खुद की मेहनत लगा के कर रहे हो, वो होती है सेल्फ जनरेटेड और वो गुडविल में नहीं आती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कहते हैं अकाउंट वो तभी आएगी जब इट इज परचेज, इट इज परचेज, सेल्फ जनरेटेड वाली नहीं आएगी। लोग गुडविल के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, लोकेशन, सबसे पहले तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी ये सारे प्रॉफिट्स होते हैं। नेचर क्या आपका, लोकेशन, लोकेशन मेन रोड पे है, कोई बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत ही हैपनिंग सी लोकेशन है, और फिर एफिशिएंसी क्या है, ये सब आपके फीचर्स हैं। 2 पॉइंट कर जाइए मेरे हिसाब से, कौन कौन से पढ़ जा, लोकेशन और एफिशिएंसी पक्का पढ़ जाइए गुडविल का। अरे गुडविल की नीड कब आती है, सारे चैप्टर में आती है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में, किसमें, रिटायरमेंट में, डेथ में, आपका चेंज इन पीएसआर में, या फिर आपका पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। याद रख लेना इसमें भी आती है। बच्चे को ये वाला पॉइंट तो आता ही नहीं है, बच्चा सिर्फ लिखाएगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर। अरे बाबा एक और पॉइंट इसको मत इग्नोर कर दियो, जब पार्टनरशिप, याद कर जब हम डिवेंचर्स करते थे, हम एसेट खरीदते थे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज और परचेज कंसिडरेशन गिवन था, तो लॉस के केस में आप क्या करते थे, गुडविल कहते थे ना कि कम वैल्यू आ रही है, आपने एसेट्स लिए 10 लाख के और आप उसको परचेज कंसिडरेशन दे रहे हो 12 लाख की, तो आप क्या कहते हैं, 2 लाख गुडविल। यानी कि जब आप अपने बिजनेस को बेचते हो तब भी तो गुडविल आती है, तब भी तो गुडविल आती है। याद रख लेना, इसको पक्का पढ़ लेना, लास्ट पॉइंट को इग्नोर मत करना। रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है रिलेशनशिप चेंज, रिलेशनशिप चेंज उसको आप कहते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज चेंज इन रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के रिलेशन चेंज होते हैं, उसको आप कहते हो, बट पार्टनरशिप चल रही है, पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रही है, सिर्फ रिलेशन चेंज हो रहे हैं, इसको आप कहोगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन आप कब करते हो, ये सब एडमिशन, रिटायरमेंट, आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेथ, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन है जब रिलेशन चेंज हो जाए। डिसोल्यूशन नहीं, डिसोल्यूशन के अलावा बाकी सारे चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर का डिफरेंस क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला बता दो। सेक्रीफाइसिंग होता है एडमिशन में और ये होता है रिटायरमेंट में। एडमिशन में फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, और रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो क्या होती है, न्यू माइनस ओल्ड, खत्म। बहुत सिंपल ना। उसके बाद आता है, ये आपका आ गया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का रिलेशन, पक्का। उसके बाद आता है हाउ कैन अ पार्टनर बी एडमिटेड, जब सबके सबकी कंसेंट होगी, सेक्शन 31 कहता है जब सारे पार्टनर्स करेंगे, इट हैव टू बी अ यूनानिमस,
फिर राइट्स के हैं, मेरे को अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन, मेरे को अकाउंट्स की बुक अकाउंट्स दिखाओ, मेरे को इंस्पेक्ट करने दो, प्रॉफिट करने दो, ये सारे हमारे राइट्स होते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं और ये सारे हमारे राइट्स होंगे, वेरी सिंपल। और उसके बाद आता है आपका रिवैल्यूएशन का एक और नाम क्या होता है, रिवैल्यूएशन का एक और नाम होता है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। एक और क्वेश्चन रिटायरमेंट में से, दैट इज राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर के राइट क्या क्या होते हैं, तो आउटगोइंग पार्टनर के क्या क्या राइट है। अरे अगर आप रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर के पैसे नहीं दोगे या डेथ के केस में जो डिसीज पार्टनर हो गया उसके पैसे नहीं दोगे तो तब तक उसकी एंटाइटलमेंट रहेगी जब तक कि उसके रिटायर्ड पार्टनर के पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसका क्वेश्चन आता है राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर जो रिटायर पार्टनर कर चुके हैं या जिसकी डेथ हो चुकी है उसका क्या राइट है। अब उसका राइट है जब तक उसके पैसे नहीं मिलेंगे उसको प्रॉफिट दो, रिटायर होने के बाद जो जब तक उसके पैसे सेटल नहीं करोगे तब तक उसको प्रॉफिट दो, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 6% पर एनम। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो क्या है मेरे को प्रॉफिट से दो या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 6%। इंटरेस्ट दो, मेरे को इंटरेस्ट दो या फिर प्रॉफिट दो, जो उसका मन करता है उसको करने दो। अच्छा, पीएल सस्पेंस अकाउंट कहाँ आता है, डेथ के केस में भी। हाँ बच्चों, नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा लिख लो, पक्का आता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अरे यार डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब बंद, सब कुछ खत्म, फर्म का दी एंड। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है आपका, सिर्फ पार्टनरशिप टूटी है, फर्म तो चल रही है अभी, यानी कि इसमें तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया बेटा। इसमें क्या बनता है, रिलायेशन अकाउंट। और इसमें तो फर्म ए बी सी 3 पार्टनर्स है, ए बी और ए बी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और सी रिटायर हो गया। वो क्या हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए वो कहते हैं फर्म बंद, और ये बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है वो होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आओ बच्चों इसका डिफरेंस का एक एक पॉइंट अच्छे से करेंगे। फर्म के अंदर बिजनेस कंटिन्यू, बताओ फर्म के अंदर बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता, एंड पार्टनरशिप के अंदर तो चलता ही रहता है। और इसका मतलब है फर्म में का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, but dissolution of partnership does not necessarily means dissolution of firm. It may or it may not. पार्टनरशिप ब्रेकडाउन से फर्म ब्रेक हो ना हो पता नहीं, बट फर्म अगर बंद हो गई तो पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली बंद है। इसके अंदर रिलायेशन अकाउंट, उसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, इसके अंदर बुक्स क्लोज, खत्म। इसके अंदर बुक क्लोज नहीं होती है हमारी। और ये आपका कोर्ट भी कह सकती है। कोर्ट क्यों कहती है मैं बताऊंगा, सेक्शन 44 आगे आप पढ़ोगे, बट इसके अंदर कभी कोर्ट पार्टनरशिप को नहीं कहती है। अब रिवैल्यूएशन और रिलायेशन, रिलायेशन कब बनता है, रिलायेशन बनता है जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाए। और ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या बनेगा आपका, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये भी आपको क्लियर होगा रिवैल्यूएशन और रिलायेशन में। पक्का इसकी मैंने हेडिंग है, बट इसकी हेडिंग यही है आपकी, इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड एसेट्स ऑफ, इसकी हेडिंग यही है रिवैल्यूएशन और रिलायेशन, रिलायेशन। और अब आता है व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ये भी पक्का पढ़ लेना। व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट। अरे यार एग्रीमेंट था, एग्रीड हो गया, पार्टनर्स ने सबने डिसाइड किया बंद करो ये तमाशे को, बंद करो बिजनेस को, तो हो गया कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होती है, when all the partners or all the partner except one become insolvent। ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों ही कंगले, फर्म बंद, इसको कहते हैं कंपल्सरी। यहाँ पर ए बी सी है, ए और बी क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। या तो सारे या एक को छोड़कर बाकी सारे क्या हो गए, इंसॉल्वेंट।
या फिर आपका बिजनेस अनलॉफुल बन गया, तब भी आपका बिजनेस था, आप ट्रक्स को असेंबल करते थे, पुराने ट्रक्स को मॉडिफाई करके बेचते थे। वो ट्रक्स कमर्शियल व्हीकल चाहे 18 साल के हो, 15 साल के, 20 साल हो, 25 साल हो, लॉ ही आ गया, आपका लॉ आ गया 15 साल के बाद कमर्शियल व्हीकल बैन, तो आपका बस ये नहीं कर सकते आप काम, पक्का। या फिर पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, थर्ड बाय नोटिस। अगर आपका पार्टनरशिप एज एट विल है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एट विल मतलब मन मर्जी, विल मतलब अपनी डिस्क्रिशन, जब भी अपनी डिस्क्रिशन है तो हम नोटिस दे देंगे, डिसॉल्व हो जाएगा, नोटिस से भी डिसॉल्व हो जाएगा। जब पार्टनरशिप इज एट विल है, विल मतलब अपनी डिस्क्रिशन से, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, कंपल्सरी है, नोटिस है, या फिर आपका ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, हैपनिंग क्या, जिस पीरियड के लिए आपने बनाई थी वो पीरियड खत्म हो गया है, वो आपका टेन्योर खत्म हो गया है, वो वेंचर खत्म हो गया है, या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, तब भी ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, आपने 5 साल बनाया था, 5 साल खत्म हो गए। आपने एक बिल्डिंग बनानी थी, 5 स्टार होटल्स की चेन बनानी थी, 10 बनाने थे, 10 बन गए, खत्म। और कोर्ट, याद रख लेना इसको, सेक्शन 44 इंटरवीन करता है कि कोर्ट भी, ये कोर्ट को पावर देती है, कोर्ट को ऑटोनॉमी देती है, कोर्ट को राइट देती है कि कोर्ट आप भी डिसॉल्व कर सकते हो, कब, जब कोई पर्सन अनसाउंड माइंड हो जाए, या उसका परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाए, या फिर कोई मिसकंडक्ट, कोई चोरी करता पकड़ा गया, मिसकंडक्ट कर लिया, या फिर उसने एग्रीमेंट तोड़ा है, ही वाज नॉट अलाउड टू हैव हिज ओन बिजनेस, बट वो ये फर्म में भी कर रहा है और अपना भी कर रहा है, अपना क्यों कर रहा है, वो एग्रीमेंट को तोड़ रहा है, एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है, तब। या फिर फर्म कहे बस यार जस्ट एंड इक्विटेबल है, बंद करो, ये बिजनेस चल ही नहीं सकता एक्सेप्ट लॉसेस के, आप कोर्ट क्या करती है, बंद। आप बता दो कब, अनसाउंड माइंड हो जाए, मिसकंडक्ट करे, और फिर इनकैपेसिटी हो जाए, एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा हो, या फिर आपका जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट लॉसेस, तो कोर्ट इंटरवीन कर देगी, कोर्ट क्या कर देगी, इंटरवीन कर देगी। ये हो गया आपका डिसोल्यूशन की। उसके बाद बारी आती है हाउ द अकाउंट्स आर सेटल्ड, सेक्शन 48। सेक्शन 48 इसको भी पढ़ लेना, इस बारी के तो सैंपल पेपर में भी आया हुआ है इसका क्वेश्चन, अकाउंट्स कैसे सेटल्ड होते हैं। पहली बात आपके सेक्शन 48 कहते हैं आपके लॉसेस कैसे सेटल होते हैं। लॉसेस कैसे सेटल्ड होंगे, लॉसेस सेटल्ड होंगे पहले फर्स्टली आउट ऑफ प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट में से, फिर कैपिटल में से, और इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली। पहले तो लॉसेस को हम प्रॉफिट में सेटल करते हैं, फिर उनकी कैपिटल में से, कैपिटल भी नहीं हो गए, फिर आ जाओ भाई इंडिविजुअली निकालो पैसा, लॉसेस। और आप, अब बात आती है एसेट्स को कैसे आप बेचते हो, जो पैसे आपके पास आते हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन, जो भी पैसा आपके पास आता है पहले आप आउटसाइडर को देते हो, आउटसाइडर को देते हो, फिर पार्टनर का लोन देते हो, फिर पार्टनर की कैपिटल देते हो, और फिर अगर कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स लेके जाते हैं। याद रख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, जो भी पैसा आएगा कहां जाएगा, पहले थर्ड पार्टी को दो, फिर पार्टनर का लोन दो, फिर पार्टनर की कैपिटल के लिए पैसा दो, और फिर अगर कुछ बच जाएगा तो पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके जाएंगे। पहले आउटसाइडर, फिर लोन, फिर क्रेडिटर, फिर क्या, लोन के बाद पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का लोन, पार्टनर कैपिटल, और बच जाए तो घर में लेके जाएंगे। ये आपका, मैंने आपको कंफर्म करा, दैट इज हाउ आर द अकाउंट सेटल्ड इन दिस। तो ये आपका खत्म होता है क्या, आपकी एक सेक्शन ऑफ द थ्योरी, दैट इज पार्टनरशिप की थ्योरी। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी। हाँ बच्चों, पार्टनरशिप की साल लगी, आओ बेटा लेट्स स्टार्ट विद कंपनी अकाउंट्स की। बेटा अब ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं, 3 वॉल्यूम्स हैं हमारे टीएस गिरवाल के, तो फर्स्ट बुक की थ्योरी सबसे वास्ट थी, खत्म। अब आओ सेकंड बुक। बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है, हमने ऑफर किए लोगों को 1 लाख,
कोर्ट हमारे को सेबी की गाइडलाइंस कहती है कम से कम 90% ऑफ इशूड अमाउंट आज सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अ वर्ड विच इज बीइंग मेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड। अबे कम से कम इतनी तो आए, कम से कम लिमिट क्या है? 90%, 90%, 90%, 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है इशूड कैपिटल की। Second question, what is authorized capital? Authorized capital is a maximum capital that can be raised by the company during its lifetime. और ये कैपिटल मेमोरेंडम में लिखी होगी। और उसके अलावा ऑथराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। पक्का? यानी कि ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल इज अ कैपिटल जो मैक्सिमम अलाउ कर सकती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। What is subscribed capital? जो लोगों ने सब्सक्राइब की है, जो लोगों ने सब्सक्राइब की है। अगर हम 1 लाख देना चाहते हैं और लोगों ने मांगे 1,40,000 एप्लीकेशन, तो सब्सक्राइब इज 1 लाख। सब्सक्राइब इज दैट part of issued capital which is applied by the company. Subscribed cannot be greater than issued. अगर हम देना चाहते हैं 1 लाख और लोगों ने मांगे 98, तो सब्सक्राइब होंगे 98,000। हम देना चाहते हैं 1 लाख, लोगों ने मांगे 1.5 लाख, सब्सक्राइब होंगे 1 लाख। सब्सक्राइब इज दैट part of issued capital which is applied by the company. Subscribed capital दो तरीके की होती है, subscribed and fully paid up and subscribed but not fully paid up। जिन्होंने सारे पैसे दे दिए fully paid up और अभी पूरे पैसे नहीं मिले, इसी के ही हम टोटल करते हैं। एक और डिफरेंस रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का नाम आपने कहां सुना? आपने सुना 2 जगह। एक जब हम करते थे फोरफीचर रीइश्यू लास्ट एंट्री दी कैपिटल रिजर्व की, वहां सुनते थे। और इसके अलावा आप कहां सुनते थे? जब हम एसेट लेके जा रहे हैं, लायबिलिटी लेके जा रहे हैं, एसेट्स लायबिलिटीज टू वेंडर, और मतलब नेट एसेट आ रहे हैं 10 लाख के और हम उसको पेमेंट दे रहे हैं 9 लाख की, तो हम कहते थे कैपिटल रिजर्व आ गया। कैपिटल रिजर्व एक नॉन रिकरिंग कैपिटल नेचर प्रॉफिट है। कैपिटल नेचर प्रॉफिट है कंपनी का, जो कि जिसका कंपनी बिजनेस नहीं कर रही, नॉन रिकरिंग है। और रिजर्व कैपिटल तो कैपिटल रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल का मतलब रिजर्व है। रिजर्व कैपिटल कैपिटल है। नाम पढ़ो, कैपिटल रिजर्व है और रिजर्व कैपिटल कैपिटल है। कैपिटल कौन सी है? जो रिजर्व में रखी हुई है बाबा, रिजर्व में, उसको मंगवा नहीं दे, उसको तभी मंगवाएंगे जब कंपनी वाइंड अप करेगी। एक स्पेशल कैपिटल which is not called except at the time of winding up, except at the time of winding up, वो हमारी रिजर्व कैपिटल है, अनकॉल्ड कैपिटल है, ये प्रॉफिट का है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव रिजर्व कैपिटल, बट आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा तो आपको लेके जानी पड़ेगी और ये वाइंडिंग अप के टाइम आती है, दैट्स इट। और ये कोई कैपिटल लॉसेस के लिए राइट ऑफ के लिए नहीं आती है, कैपिटल लॉसेस के लिए भी राइट ऑफ आती है। और मेन बात, रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हो, जबकि कैपिटल रिजर्व को आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंस दे दो। किसको प्रेफरेंस दे दो? अलॉटमेंट के टाइम प्रेफरेंस दे दो जो आपके अपने हैं, जो आपके जान पहचान वाले हैं, उनको अलॉटमेंट कर दो। प्रमोटर हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, सप्लायर हो गए, मेन स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, स्टेक है जिनका, प्रमोटर्स, उनको अलॉटमेंट दे दो, प्रेफरेंस दे दो। सिक्योरिटी प्रीमियम, पक्का आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम? What is security premium? सिक्योरिटी प्रीमियम वो होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, आपका याद रख लेना, आपका कहाँ यूटिलाइज होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूटिलाइज होता है? सबसे पहले होते हैं, इसके अंदर वर्ड रख लो BPCDE, यानी कि पहला बोनस शेयर, फुली पेड अप बोनस शेयर, फुली पेड अप बोनस शेयर उसके लिए यूज होता है। fully paid up bonus share, first point is fully paid up bonus share, writing off preliminary expenses, buyback। अरे यार प्रीमियम क्या है? प्रॉफिट किसके लिए यूटिलाइज होगा? प्रॉफिट किसके लिए यूटिलाइज होगा? सारे राइटिंग ऑफ लॉसेस के लिए। fully paid up bonus share, राइट, BP, fully paid up bonus share, preliminary expenses। फिर एक और BP, बायबैक, या फिर
आपका पी से हो गया आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और दूसरा हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यानी कि याद रखना इसकी एब्रीविएशन कहाँ कहाँ याद होती है। मैंने आपको बताया फुली पेड अप बोनस शेयर, पहला बोनस, दूसरा पी राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर बी पी एक और बता दिया, बी से हो गया बायबैक, और पी से हो गया प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और उसके बाद यार ना सी डी ई, दैट इज कमीशन डिस्काउंट एक्सपेंसेस। इसको भी कर लेना आप, सारे एक्सपेंसेस कमीशन डिस्काउंट, पक्का। बी पी सी डी ई, बी पी सी डी ई। अरे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जब हमने लेना चाहते थे 1 लाख और पब्लिक की एप्लीकेशन आ गई ज्यादा, वो हो गई ओवर, और अंडर क्या हो गई? When people have applied for less number of share। पता ही है इसके अंदर क्या बताऊं। ओवर सब्सक्रिप्शन केसेस में कई बार हम फुल अलॉट, कईयों को फुल और बाकियों को रिफंड कर देते हैं, या फिर कईयों को प्रोपोर्शनल बेसिस पे देते हैं। मतलब आपके पास 3 केसेस होते हैं, या तो कईयों को फुल दे दो, बाकियों को रिजेक्ट कर दो, या फिर कईयों को फुल, कईयों को प्रोपोर्शनल और कईयों को रिजेक्ट, या फिर सबको प्रोपोर्शनल बेसिस पे दे दो। उसके अंदर तो कोई चॉइस ही नहीं है भाई, जिससे जितने मांगे उसको दे दो। अंडर है अंडर है अंडर है अंडर है अंडर है, इसमें पैसा वापस भी आता है, उसमें तो पैसा वापस आने की बात ही नहीं है, पक्का। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसमें आप शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, लेकिन जो ई सॉप होता है, ई सॉप में आप कंपनी को एक फिक्स प्राइस, प्री डिटरमिन्ड प्राइस, पहले का प्राइस जो कि यूजुअली लेसर प्राइस होता है, आप उस पे कर देते हो, प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे कर देते हो। एम्प्लॉयज को, अपने तो अपने होते हैं, डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को याद रखना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसी को भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ई सॉप तो बस अपने घर के बंदे, अपनी कंपनी के बंदे, उन्हीं को ही करेंगे हम प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे। यानी कि शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ई सॉप। उसके अंदर आती है अब डिबेंचर की थ्योरी। ये बुक में तो थ्योरी क्वेश्चंस कम है, बस इतने कर जाना, दैट्स इट। शेयर्स अलग चीज होती है, डिबेंचर्स अलग चीज होती है। डिबेंचर शेयर्स होते हैं ओनर्स, डिबेंचर्स होते हैं लेंडर। डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन, हमने लोन लिया उसकी एक्नॉलेजमेंट है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन, उसको आप कहते हो डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक लोन है, लोन है, क्रेडिटर्स हैं, इनके अंदर कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, बस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और डिबेंचर्स पार पे भी होते हैं, प्रीमियम पे भी होते हैं, और डिस्काउंट पे भी होते हैं। डिबेंचर आपका लोन है और शेयर होल्डर एक ओनर है, ये क्रेडिटर है। अब डिबेंचर होल्डर पर मिलता है इंटरेस्ट और शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड, रीपेमेंट। डिबेंचर्स को तो रीपे करना पड़ता है, शेयर्स को कोई रीपेमेंट की बात ही नहीं आती, वाइंडिंग अप के टाइम पे करते हैं हम। डिबेंचर्स इशू कर सकते हो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। शेयर्स इशू पार या प्रीमियम पे कर सकते हो, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते हो। और उसके बाद सिक्योरिटी, डिबेंचर सिक्योर्ड है बाबा, शेयर्स कोई सिक्योरिटी नहीं है। और डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, याद रख लेना, पक्का। वोटिंग राइट किसका होगा? शेयर्स का, ना कि डिबेंचर्स का। रिस्क किसमें होगा? शेयर्स में, ना कि डिबेंचर्स में। और आपको डिबेंचर्स का पैसा वापस मिलेगा, उसमें कोई वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है। एक क्वेश्चन और सैंपल पेपर में बन रहा है, वो ये बन रहा है काइंड्स ऑफ डिबेंचर। बहुत इजी है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बस देख के जरूर जाना। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योर्ड, सिक्योर्ड होते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड को मॉर्टगेज भी कहते हैं और इसको नेकेड डिबेंचर्स भी कहते हैं। भाई कोई सिक्योरिटी नहीं है इसमें, पक्का। और रिडेम्पशन, एक होते हैं रिडीमेबल, एक होते हैं इररिडीमेबल। रिडीमेबल, इररिडीमेबल, इररिडीमेबल मतलब परपेचुअल है, परपेचुअल चलते रहेंगे। रिडेम्पशन, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है। और बियरर है रजिस्टर्ड, अता नाम, अता पता सब कुछ लिखा हुआ है। बियरर जिसके हाथ में लग गया, अभी मैं पढ़ाता हूं। फिर फर्स्ट डिबेंचर जिसकी पहले पेमेंट होगी, सेकंड डिबेंचर जिसकी बाद में पेमेंट होगी।
convertible, non-convertible. Convertible that can be converted into share or shares. नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्टन के ऑप्शन ही नहीं है. कूपन जिसके अंदर एक जीरो कूपन बॉन्ड्स भी. अभी मैं सबको अच्छे से एक मिनट में आपको ब्रीफ दे रहा हूं. सबसे पहले सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पढ़ते हैं. सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड मतलब आपको पता लग गया है, those who are secured by some kind of guarantee or assurance. and आपका मॉर्टगेज सिक्योर्ड है, गिरवी लगवाया हुआ है कुछ, नेकेड कोई भाई कुछ, और रिडीमेबल जिसको आप रिडीम करोगे नहीं करोगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ लेना. रजिस्टर्ड और बियरर, वेरी इंपॉर्टेंट. रजिस्टर्ड वो होता है जिसका नाम अता पता लिखा होता है, जिसका नेम एड्रेस पर्टिकुलर सब लिखे होंगे, वो होगा रजिस्टर्ड. जिसका नहीं होगा बियरर. जिसके पास हो गया उसी का हो गया, वो होता है बियरर. उसको आप कहते हो बियरर डिवेंचर, विच आर मेयर डिलीवरी से. एक रजिस्टर्ड है और दूसरा बियरर है. रजिस्टर्ड बियरर दो तरीके के आपके होंगे. और उसके बाद रजिस्टर्ड जिसका नाम अता पता लिखा होगा, बियरर जिसके पास हो गया उसी का हो गया. जैसे नोट्स, आपकी करेंसी, करेंसी क्या होती है? बियरर. जिसके पास उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ना बियरर. रजिस्टर्ड में अता नाम अता पता सब लिखा होगा. फर्स्ट जो पहले, सेकंड जो बाद में. अच्छा, उसके बाद कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं हो सकते. अच्छा, कन्वर्टेबल किस में? डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में. जहां ऑप्शन होगा वो कन्वर्टेबल होंगे, जहां ऑप्शन नहीं होगा वो नॉन कन्वर्टेबल बन जाएंगे. और इसके अलावा फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल. फुल्ली मतलब पूरे के पूरे, पार्टली मतलब कुछ पार्ट कन्वर्टेबल वाला रहेगा और बाकी पार्ट नॉन कन्वर्टेबल वाला रहेगा. या फिर स्पेसिफिक कूपन रेट, जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा गया है वो स्पेसिफिक होता है. जिसके अंदर कोई रेट नहीं लिखा गया वो जीरो कूपन बॉन्ड होता है. जीरो कूपन बॉन्ड में ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं होगा, बट उसको वो बहुत सस्ते में मिलेगा. 1 करोड़ की चीज 80 लाख में मिलेगी. क्यों? उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा, तभी जीरो कूपन है. अभी इंटरेस्ट नहीं दूंगा बट वो रेट ही सस्ता हो जाएगा. कहने का मतलब अभी इंटरेस्ट मिल गया तो आती. जीरो कूपन मतलब बाद में इंटरेस्ट नहीं देंगे. क्लियर? तो ये हो गया आपका. अब व्हाई वुड एन इन्वेस्टर प्रेफर पार्टली? रिस्क भी मिनिमल हो, रिटर्न भी आता रहे. पक्का रिस्क और रिटर्न, या फिर दोनों का आंसर वही सेम रहता है. आपका कोलेटरल एडिशनल सिक्योरिटी. मैंने एक लोन लिया 5 करोड़ का, उसको अपना घर गिरवी रखवा दिया, लेकिन उसको कहते हैं घर गिरवी रखवा दिया, कहता है आपका घर बड़ा ओवर वैल्यूड है, आप कह रहे हो 8 करोड़ का है, हम नहीं मानते 8 करोड़ का है. मैंने कहा क्या करूं फिर नहीं मानता तो? कहते हैं मेरे को एडिशनल सिक्योरिटी दो. मैंने उसको एडिशनल सिक्योरिटी दे दी. और जानते हो मैंने क्या दिया उसको? मैंने डिबेंचर दे दिया अपनी कंपनी के. अब उसके नाम पता है कब होंगे? जब मैं डिफॉल्ट करूंगा, और डिफॉल्ट करके भी मेरा मकान बेचेगा, प्राइमरी सिक्योरिटी बेचेगा. और अगर मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी पैसा ना दे पाए तभी इसके नाम क्या बनेगा? डिबेंचर. तभी क्या बनेगा? डिबेंचर. यानी कि जो डिबेंचर होता है वो आपका कोलेटरल का काम कर रहा है. उसके नाम कब बनेगा? जब मेरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल्स टू रीपे द अमाउंट. ये कोलेटरल है, एडिशनल है, सेकेंडरी है. कोलेटरल है, एडिशनल है, सेकेंडरी है, इसलिए इसको कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं. इसीलिए इसको कोलेटरल कहते हैं. और ये इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा. इंटरेस्ट कब तक नहीं दूंगा? मैं इस पर इंटरेस्ट अब तक नहीं दूंगा. इस पर इंटरेस्ट देना ही नहीं है. आप तब दोगे जब डिफॉल्ट कर जाओगे, और जब आपके प्रिंसिपल. इस एक तरीके के डिवेंचर होते हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना होता, वो होता है कोलेटरल. कोलेटरल पे इंटरेस्ट नो बाबा नो, कोई इंटरेस्ट आपको कोलेटरल पे नहीं देना. इसकी एंट्री होगी ले डिवेंचर, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, नो इंटरेस्ट. इसकी मैंने कहा आपको नो इंटरेस्ट इज पेबल. नो इंटरेस्ट इज पेबल. कोई इंटरेस्ट भी देना नहीं होता. ये हो गई हमारी कौन सी? दैट इज सेकेंड पार्ट. अब हमारी बची सिर्फ आपकी कौन सी वाली? दैट इज एनालिसिस की थ्योरी.
बच्चों दोनों ये पार्ट्स खत्म हो गए. नाउ वी आर being left with the third book only, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली थ्योरी. बेटा ये समझ आ गया आपको? आ जा. मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आखिरकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना. एनालाइज करना. एनालिसिस का मतलब सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको आप कहते हो एनालिसिस. एनालिसिस में एनालिसिस भी आता है और इंटरप्रिटेशन भी आता है. इंटरप्रिटेशन भी आता है. दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है. इसके टूल्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कंपैरेटिव. कंपैरेटिव याद करो, कंपैरेटिव बनाते थे ना. कंपैरेटिव में आप कैसे कंपैरिजंस करते हो? याद करो. कंपैरेटिव में कैसे कंपैरिजंस करते हो? ये आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर. सपोज करो 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, तो आप एब्सोल्यूट चेंज लिखते थे 50. यानी कि आपके हाथ कैसे चलते हैं? 2 लाख से 3 लाख हो गया. आपके कैसे चल रहे हैं? 1 लाख. यानी कि आप ऐसे चला रहे हो, ऐसे. हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल याद रख लो, इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं. कंपैरेटिव एनालिसिस का एक और नाम हॉरिजॉन्टल. और टाइम एनालिसिस, इसके अंदर टाइम करते हो. एक से ज्यादा ड्यूरेशन आती है, 2 ईयर की कंपैरिजंस करने पड़ते हैं, तभी इसको हॉरिजॉन्टल कहते हो, तभी इसको टाइम एनालिसिस भी कहते हैं. कंपैरेटिव पहला टेक्निक कौन सा है? कंपैरेटिव. दूसरा है कॉमन साइज. दूसरा है आपका, अच्छा इसको आप कंपैरेटिव कहते हो. ये अपने आप के लिए इंट्रा फर्म एनालिसिस भी होती है. इंट्रा फर्म भी होती है, मतलब अपने आप से कंपैरिजन, क्योंकि आप टाइम के साथ कर रहे हो. 2022 में इतना प्रॉफिट, 23 में इतना प्रॉफिट, 25 में इतना प्रॉफिट, 26 में इतना प्रॉफिट. इंट्रा. सेकेंड टूल आता है कॉमन साइज. कॉमन साइज, यहां पर साइज कॉमन है. यहां पर आप सारी गेम खेलते हो वर्टिकल. आप कैसे खेलोगे? सारी गेम खेली जाएगी वर्टिकल. वर्टिकल वर्टिकल खेलते हो आप. ऐसे करते हो, ऐसे करते हो. सपोज करो RFO है 10,000, अदर रेवेन्यू है 2,000. टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 12. अब आप जब इसमें आप निकालते हो, परसेंटेज निकालते हो, इसको 100 मानते हो, इसकी परसेंटेज दिस बाय दिस 20, इसकी परसेंटेज दिस बाय दिस 120. यानी कि आप इसमें वर्टिकल. वर्टिकल याद रख लेना, इसको आप कहते हो वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पक्का आना चाहिए यार आपको. क्रॉस सेक्शनल है, ये वर्टिकल एनालिसिस है. इसमें RFO को 100 मानता था, या फिर कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के टोटल को क्या मानता था? 100. वर्टिकल एनालिसिस. वर्टिकल एनालिसिस. वर्टिकल एनालिसिस. तो पहला टूल कौन सा है एनालिसिस का? दैट इज कंपैरेटिव. दूसरा कौन सा है? कॉमन साइज. थर्ड है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन. अर्थमेटिकल रिलेशन कौन बताता है? रेशियो एनालिसिस. ये अर्थमेटिकल रिलेशन बताएगा दो के बीच में. और चौथा है कैश फ्लो. 4 ही तो टूल्स हैं: कैश फ्लो, रेशियो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज. अच्छा जी, उसके बाद आपका एक्सटर्नल एनालिसिस. एक्सटर्नल कौन होता है? एक्सटर्नल वो होते हैं जो कि बाहर वाले पर्सन एक्सटर्नल कर रहे हैं. इसके अंदर मेनली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही तो आती है. यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आती है, या फिर डायरेक्टर ऑडिटर रिपोर्ट्स. जो एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोस्त जिनके पास डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं है और वो पब्लिश अकाउंट्स पर चलते हैं, वो आप कहते हो. ये कौन कौन करता है? इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर, आउटसाइड एजेंसीज. एक्सटर्नल बंदे कर रहे हैं यार, नाम से पूछ लेना. एक्सटर्नल कर रहे हैं, एक्सटर्नल कर रहे हैं. और इंटरनल में कौन होंगे? जो कंपनी के, जिसके ऊपर सारे राइट्स होंगे, पूरी एक्सेसिबिलिटी होगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहे होंगे. हॉरिजॉन्टल को डायनेमिक भी कहते हो, क्योंकि ईयर बाय ईयर ये चेंज होता रहता है. इसको टाइम सीरीज भी कहते हैं, और इसको कंपैरेटिव भी कहते हैं. हॉरिजॉन्टल को कंपैरेटिव, ये सारे नाम है. कंपैरेटिव, हॉरिजॉन्टल, टाइम सीरीज एनालिसिस. वर्टिकल स्टैटिक है. एक स्टैटिक है. RFO तो दिया हुआ है ना आपको. RFO तो दिया हुआ है, एज इट इज दिया हुआ है. स्टैटिक है, स्टैटिक है, स्टैटिक है. क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है. 1 ईयर है. वर्टिकल है और स्टैटिक है. रेशियोज.
रेशियोज, कॉमन साइज, ये आपका एग्जांपल हो गया वर्टिकल एनालिसिस का। हॉरिजॉन्टल जहां 2 और मोर पीरियड होंगे, वर्टिकल में 1 पीरियड होगा, और इसको आप क्या कह दोगे, टाइम सीरीज, और इसको आप कह दोगे क्रॉस सेक्शनल। इंट्रा अपने आप से कंपैरिजन, ये टाइम सीरीज और ट्रेंड एनालिसिस, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन अपने आप से कंपैरिजन, वो ये देख रहे हो, ये अपने आप से कंपैरिजन है, ईयर बाय ईयर का कंपैरिजन है। इंटरफर्म किसी और से, इंटरफर्म किसी और से कंपैरिजन करते हो, इसको क्रॉस सेक्शनल कहते हैं हम। सारे एक ही क्वेश्चन थे, आप बाय लिमिटेड, सेट लिमिटेड और इंडस्ट्री का कंपैरिजन कर रहे हो। प्रोसेस क्या आपका, आप रीअरेंजमेंट करते हो, कंपेयर करते हो, एनालिसिस करते हो, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन करते हो। अच्छा ये क्वेश्चन मत छोड़ जाना, रीजन क्या है मेरे को नहीं पता, हो सकता है कंपैरेटिव और कॉमन साइज जब जब धोखा देंगे यही चैप्टर उठ के आ जाएगा। इसके 2 क्वेश्चन पक्का करके जाना, एक लिमिटेशन और दूसरा पर्पस। इसका पर्पस क्या है, अर्निंग कैपेसिटी देखना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, अर्निंग कैपेसिटी, मैनेजरियल एफिशिएंसी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इंटरफर्म कंपैरिजन, फोरकास्टिंग एंड बजट, और आपको सब कुछ बताते हैं, ये पक्का कर जाना, याद रख लेना। आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बताएगा, आपको असेस करेगा मैनेजरियल एफिशिएंसी को, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इंटरफर्म कंपैरिजन, फोरकास्ट करता है। बेटा ये पक्का पढ़ के चला जी, मेरे को नहीं पता पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए, और कंपैरेटिव और कॉमन साइज या फिर शेड्यूल 3 जिसके ऊपर तो सबसे ज्यादा विश्वास करके आ रहा है, उन दोनों में से एक क्वेश्चन ना ये आ जाए, तो इसको इग्नोर नहीं करना, आने के चांसेस सिर्फ 5 to 10% है, बट है तो सही ना, इग्नोर मत करिए इसको, कर देंगे 2 क्वेश्चन कर देंगे लिमिटेड। और इसके ये पढ़ लियो, दूसरा पार्टीज तो तेरे को पता ही है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज है, शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, ये सारे बैंकर्स है, रिसर्चर्स है, टैक्स अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट है, कस्टम अथॉरिटीज है, जो हमारे देखती हैं अकाउंट्स, इनकी नजरें होती हैं इन सब की, मैनेजमेंट की, एम्प्लॉइज की, स्टेक होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की, क्रेडिटर्स की, लेंडर्स की, रिसर्चर्स की, कस्टम वालों की। लिमिटेशन, सेकेंड क्वेश्चन इज दिस वन, लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि पास कॉस्ट पे आता है। कौन सी कॉस्ट पे आता है, पास कॉस्ट पे आता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पास कॉस्ट पे आता है बेटा, प्रीवियस ईयर की कॉस्ट पे आता है, यानी कि पास कॉस्ट। अगर एक चीज आपने 1 करोड़ की ली है आज से 10 साल पहले, और आज उसकी वैल्यूएशन 50 करोड़ होगी है, तब भी 1 करोड़ की आएगी। अकाउंट्स बनते हैं हिस्ट्री की कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल की कॉस्ट पे। ये ठीक तो नहीं बताता, इंडिया जैसी कंट्री में जहां प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई है, वहां पर करेक्ट वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाना अपने आप में एक लिमिटेशन है। सेकंड, आपको हिस्टोरिकल एनालिसिस, या इसको आप कह सकते हो प्राइस लेवल चेंजेस नहीं आते। ये दोनों का मतलब एक बात है, क्वांटिटेटिव बातें आती हैं, क्वालिटेटिव बातें नहीं आती है। फर्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेकंड इज क्वालिटेटिव डाटा आपका इग्नोर होता है, खाली क्वांटिटेटिव आता है। क्वालिटेटिव जैसे कि कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, ये सब नहीं आने वाला। आपका पार्टनर की डेथ हो गई, ये भी नहीं आएगा पक्का। कोई पर्सन छोड़ के चला गया, वो नहीं आएगा। आपको क्वालिटेटिव डाटा इग्नोर होता है। और उसके बाद आपका पर्सनल बायसनेस है, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू शो व्हाट वी वांट टू शो, टू हाइड व्हाट वी वांट टू हाइड, दैट इज मैनिपुलेशन। लिमिटेशन है क्वालिटेटिव डाटा इग्नोर। 3 ही पढ़ ले, क्वालिटेटिव डाटा इग्नोर, विंडो ड्रेसिंग, हेरा फेरी, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, और हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट को प्राइस लेवल चेंजेस भी कहते हैं। पक्का 3 पढ़ जाइयो, क्वालिटेटिव डाटा इग्नोर, पर्सनल बायस, क्वालिटेटिव डाटा इग्नोर, और मैनिपुलेशन या विंडो ड्रेसिंग या नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस, एक ही बात। और थर्ड पढ़ लियो कौन सी, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनती है। उसके बाद आता है एक और चीज सुन ले, कैश फ्लो में बस यही पढ़ लियो। कैश फ्लो के अंदर एक क्वेश्चन पक्का पढ़ लियो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से,
इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग होती है जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं उसको मैं कहता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे लिए फीस देना मेरी ऑपरेटिंग है, इसके अलावा मैं और कहीं से भी पैसा कमाऊं वो क्या हो गया? मेरा शेयर से कमा रहा हूं, रेंट आ रहा है, बैंक से एफडी आ रहा है, वो नॉन ऑपरेटिंग है। जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम, उसको आप कहते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक और मतलब समझ लेना, दैट इज आपकी जो भी इनकम आ जाए, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू होगी वो ऑपरेटिंग होगी। जैसे ऑफिस के खर्चे दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, ये मेरा ऑपरेशंस का खर्चा, ऑपरेशंस का। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम इज नोन एज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पक्का? इसमें एक क्वेश्चन आता है आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो मेरी ऑपरेटिंग नहीं होती, जो बाद में मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं। इन्वेस्ट होती है जहां पर नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व हो या इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व हो, वो इन्वेस्टिंग है भाई। और फाइनेंस मेरा जो फाइनेंसिंग है, जिससे शेयर्स इश्यू करना, डिवेंचर इश्यू करना, लोन इश्यू करना। एक क्वेश्चन मेरे साथ लिख ले, मेरे को पक्का उम्मीद है ये पेपर में आएगा। लिख ये लिख, पहला फाइनेंसिंग कंपनीज, फाइनेंसिंग कंपनी, इसको आप इन्वेस्टिंग कंपनी भी कहते हो या फिर म्यूचुअल फंड्स भी लिख सकते हो। और ये हो गई अदर कंपनीज। दुनिया की 99% कंपनी ये वाली है और 1% ये है। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये कौन सी एक्टिविटी है? अरे ये बैंक्स हो गए भाई। ये कौन हो गए? बैंक। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अदर कंपनीज के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहली बात। सेकेंड इज इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड बैंक के लिए तो ऑपरेटिंग है, बट अदर कंपनीज के लिए क्या है? ये कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर डिविडेंड रिसीव्ड, बैंक के लिए तो ये भी ऑपरेटिंग है, बट अदर कंपनीज के लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है आपकी? फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटीज है? दैट इज आपकी डिविडेंड पेड। याद रख लेना, चाहे किसी भी फर्म का, बैंकों का भी काम नहीं है शेयर देना, किसी भी का भी काम नहीं है शेयर देना, तो डिविडेंड पेड इज विच एक्टिविटी? डिविडेंड पेड इज आपकी, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती। याद रख लेना, ये कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग, और ये भी फाइनेंसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लो बेटा, फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए और नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज की बात चल रहा हूं। इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट पेड नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। पक्का? और डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी है? इन्वेस्टिंग। और इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, एफए आइए मिलेगा तो आइए, दूंगा तो एफए। लेकिन इस केस में बैंकों के लिए सब कुछ ऑपरेटिंग है, लेकिन डिविडेंड देना उनका काम नहीं है। डिविडेंड देना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगी। तो ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। इसको आराम से देख लियो कैश फ्लो के अंदर, इसको आएगा कैश फ्लो के अंदर। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका इसके अलावा आपका आएगा ये वाला कंटेंट बच्चा छोड़ के जाता है, इसलिए मैं 1 मिनट में बना रहा हूं। आरएफओ प्लस अदर इनकम, टोटल आरएफओ, ये सारे याद रख लेना। अब इसके अंदर इसके हेड सब हेड तो किसी को आता ही नहीं है, इसका फॉर्मेट तो सबको आता है, बट एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी तो आ सकता है आपका, यानी कि जो चैप्टर नंबर ये शेड्यूल 3 आता है,
चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसके अंदर हम पढ़ते हैं सिर्फ शेड्यूल 3, दैट इज बैलेंस शीट का। कई बारी एसपीएल के हेड ना आ जाए तो उसके लिए याद रख लियो भाई, आरएफओ में क्या आता है, सेल्स, सेल्स आती है। अदर इनकम में दुनिया जहान की इनकम आएगी, जो भी प्रोविजन, रिटर्न बैक, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये बैक डेब्ट रिकवर्ड, ये सब कुछ आ जाएगा अदर इनकम में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ये आता है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री में ये आता है, मतलब माल माल की बातें आती है। उसके बाद याद रख लियो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी, बोनस, स्टाफ वेलफेयर, लीव इनकैशमेंट, ये भी आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन प्रोसेसिंग फीस वगैरह आ जाएगी। और डेप्रेशन और एमोर्टाइजेशन में जो भी इंटेंजिबल एसेट्स रिकवर्ड है और बाकी जो कहीं नहीं होंगे वो अदर एक्सपेंसेस, यानी कि 3-4 हेडिंग याद रख ले। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नंबर 1, नंबर 2 डेप्रेशन एंड एमोर्टाइजेशन, और फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रेशन एंड एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। बाकी तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड चेंज इन इन्वेंटरी, इसको भी मत छोड़ के जाइयो, पक्का। तो इसी तरीके से बेटा बस इतने क्वेश्चंस कर जा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2 to 3 MCQ फ्रॉम दिस वन। आराम से आ जाएंगे बच्चे, कर जाइयो ये पूरे की पूरी वीडियो, आराम से ले लियो। ले बेटा, जो तेरी टेंशन थी, जो तेरा स्ट्रेस था कि मैं थ्योरी कैसे करूंगा, ये है कि नहीं है, वन सॉल्यूशन बेटा, 1 घंटा लगा, सारी थ्योरी का डाल, खत्म।